हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव रंजन आप सभी का R24 स्टडी पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग का पहला ऑब्जेक्टिव है, एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य पूरे जीवन काल में कितने अंडे उत्पन्न कर सकते हैं, किए रहते हैं ना। तो चलिए इसका आंसर याद रखिएगा, 400। क्या कितना होते हैं? 400 होते हैं। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव है आप लोग का, अगला है आप लोग का गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, यानी गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कोशिकीय गतियाँ होती है। गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के दौरान कौन सी गति होती है? कोशिकीय गति, यानी कोशिकाओं की गति होती है उसमें। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव है, अगला ऑब्जेक्टिव है स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। कहाँ होती है? फैलोपियन नली में संपन्न होती है। स्तनधारियों में निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो फैलोपियन नली में संपन्न होती है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है गर्भाशय किससे संबंधित है। अगला क्या है कि गर्भाशय किससे संबंधित होती है। तो गर्भाशय किससे संबंधित है? मादा या स्त्री जनन तंत्र से, मादा या स्त्री जनन तंत्र से। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगला कहता है कोशिकीय, अगला क्या कहता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा, मॉडुला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मॉडुला। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव है आप लोग का, अगला है परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। जितने भी शुक्राणु होते हैं उस पर क्या टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है उसको? याद रखिएगा, उसको एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। चलिए आगे है, सर्टोली कोशिकाएं सहायक होती है। सर्टोली कोशिका किस लिए सहायक होती है? याद रखिएगा, शुक्राणुओं के परिपक्वन में सहायक होती है। किससे सहायक होती है? शुक्राणुओं के परिपक्वन में। चलिए आगे है, अंडाणु के भेदन से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, क्या कहलाता है? कैपेसिटेनस कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपेसिटेनस। अंडाणु के विभाजन के पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाएगा? कैपेसिटेशन। चलिए आगे, कहता है फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग, यानी उसके नज़दीक का भाग कौन सा होता है? तो याद रखिए, वायु कोष्ठिका होती है। क्या होती है? वायु कोष्ठिका। चलिए आगे है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो 64। इतना याद रखना है, 64 कूट होते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे कहता है, चलिए आगे ध्यान, कहता है द्विगुणित संरचना है। यानी द्विगुणित संरचना क्या है? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या क्या है इसमें, इसके याद रखिएगा। अंड युग्मनज ए बी और सी द्वितीय केंद्रक। तो याद रखिएगा, द्वितीय केंद्रक में होते हैं। किसमें होते हैं? द्वितीय केंद्रक। चलिए आगे, आगे है जिब्रेलिन है। या कि जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन है। तना में वृद्धि मंदक है, वृद्धि एंजाइम है, इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि एंजाइम मानी जाती है जिब्रेलिन, वृद्धि एंजाइम मानी जाती है।
चलिए आगे अगला है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष कौन बनाता है? तो याद रखिएगा, द्वितीयक केंद्रक। कौन सा केंद्रक? द्वितीय केंद्रक। चलिए आगे है, आगे ध्यान दीजिए, मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? याद रखिएगा, अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग। चलिए आगे है, लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेडिंग कोशिका किसमें पाई जाती है? तो याद रखिएगा, वृषणों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? वृषण। और ये जो वृषण होते हैं किसमें पाए जाते हैं? पुरुषों में पाए जाते हैं। चलिए आगे आइए, कहता है चलिए अब आगे आप लोग का मानव में निषेचन होता है। किसमें होता है मानव में निषेचन? फैलोपियन नलिका में होता है। किसमें होता है? फैलोपियन नलिका में। चलिए आगे, कहता है किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? यानी कौन सा हार्मोन के द्वारा अंड का जो उत्सर्ग होता है, यानी अंडों का जो निर्माण होता है, उसको नियंत्रित में किया जा सकता है? देखिएगा क्या है, देखिए याद रखिएगा, FSH एंड LH, फॉलिक और लिंगास्टिक। चलिए आगे, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिका किसे पाई जाती है? तो वृषणों में पाई जाती है। चलिए आगे है, आगे है, मानव मादा में गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो 9 महीने का होता है। चलिए कोरक की गुहा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? सीलोम कहलाती है। क्या कहलाती है? सीलोम। चलिए आगे है, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? जो स्तनपायी जीव होते हैं उसमें नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो अंडकोश में होता है। किसमें होता है? अंडकोश में। चलिए आगे है, कहता नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। ये नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है क्या? तो शुक्राणु जनन द्वारा, यानी नर जनन जो होता है शुक्राणु जनन के द्वारा क्या करता है? कोशिका शुक्राणु की उत्पत्ति करता है। चलिए आगे है, एंड्रोजन्स किससे उद्दीपित होता है? तो शुक्र जनन से उद्दीपित होता है। किससे उद्दीपित होता है? शुक्राणु जनन से। किस होता है? शुक्राणु जनन से। चलिए अगला है, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडजनन। क्या कहलाती है? अंडजनन कहलाती है। चलिए आगे है, यौनारंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र क्या कहलाता है? तो आर्तव कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्तव। चलिए आगे कहता है ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। यानी ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाए जाते हैं? मादा मानव के अंडाशय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मादा मानव के अंडाशय में। चलिए अगला है, कहता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका स्राव कहाँ किससे होता है ना? याद रखिएगा, कॉर्पस ल्यूट्रियम से होता है। किससे होता है? कॉर्पस ल्यूट्रियम से। चलिए आगे कहता है गर्भाशय की भीतरी स्तर क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, एंडोमीट्रियम कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडोमीट्रियम। चलिए आगे है, अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होता है? यानी अंडोत्सर्जन जो होता है वो
प्रक्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो LH के प्रभाव से होती है। चलिए आगे है, गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं? यानी गैमिट निर्माण जो होता है उसको क्या कहा जाता है? गैमिटोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? गैमिटोजेनेसिस। चलिए आगे है, पूर्ण विकसित जंतु में सभी संरचनाएं विकसित होती है। पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। किसके द्वारा होती है? याद रखिए, जनन स्तरों के द्वारा। किसके द्वारा? जनन स्तरों के द्वारा। चलिए आगे है, स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? तो पोषण में सहायता करती है। चलिए आगे है, ग्रेफियन पुट्टिका किसमें पाई जाती है? तो स्तनियों के अंडाशय में। किसमें पाई जाती है? स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय, यानी किससे होते हैं? तो याद रखिएगा, मीसोडर्म से होते हैं। किससे होते हैं? भ्रूणीय मीसोडर्म से। चलिए आगे है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव कौन से जनन तंत्र से होता है? तो याद रखिएगा, मीजोडर्म से। किससे होता है? मीजोडर्म से। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, कहता है फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्टिलाइजिन प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं ना, यानी किसके अंदर पाया जाता है? तो याद रखिएगा, शुक्राणु की सतह पर पाए जाते हैं। फर्टिलाइजिन प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? तो शुक्राणुओं के सतह पर। चलिए आगे है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। चलिए आगे कहता है, निम्नांकित में कौन अगुणित संरचना है? यानी अगुणित संरचना कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, युग्मनज। क्या है? युग्मनज, जो अगुणित भ्रूणीय संरचना है, द्विगुणित संरचना है। चलिए आगे कहता है, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करती है? इसका आंसर है एक्रोसोम के स्राव से। किसकी मदद से करता है? एक्रोसोम के स्राव से करता है। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? मोडुला। क्या कहलाती है? मोडुला कहलाती है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है, इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? पात्रे निषेचन, अंतः गर्भाशय युक्ति, जो पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है।